ठीक है। गुड दिस इवनिंग इज मैम। 8th लेक्चर। गुड इवनिंग बेटा। 8th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। आज हम लोग वेटेज रिकैप और इसके बाद रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज रियल डेप्थ एंड शिफ्ट थ्रू ग्लास फ्लेयर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली शिफ्ट थ्रू ग्लास फ्लेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ तक अपने को अच्छे से आना चाहिए, शिफ्ट वाला फिर हम इजीली कर लेंगे। एज आई ऑलवेज अपलोड दीज 2-3 स्लाइड्स टू गिव यू द फील कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज, है ना। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 24 मार्क्स जब आपके आ रहे हो उधर से। ये एक मैंने नया स्लाइड ऐड किया है, वो आपकी नीट का सिलेबस है जो इस टाइम आपके पास है, ताकि आपको ये मतलब रहे ना कि हम लोग बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमारा सिलेबस हो गया नीट वाला। यस मैम। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द रिकैप। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया तो वो फटाफट से बता दो। वेलोसिटी इन द स्फेरिकल मिरर। एग्जैक्टली, गुड। 3 केस देखे थे। मैम चार केस देखे थे। मेजर में Yes. 4 केस थे, मेजर 2 थे। P का होल स्क्वायर ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट था इनटू फार्मूला में। यस, तो बेसिकली हमने 4 केसेस देखे थे, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था कि आप उन्हें एज पर दी डीलिंग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले आप डिवाइड करोगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको एज अ फॉर्मूला मैंने बताया था कि याद रहना चाहिए। क्या था वो फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस b बाई होगा होल स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और फिर मैंने दूसरा आपको बोला था कि जो हमारे पास सेकंड केस है वो है जब परपेंडिकुलर तो इसके मैंने आपको, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने इसके आपको 3 स्टेप्स बताए थे, और वो 3 स्टेप्स ऐसे थे कि सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें मैग्निफिकेशन निकालना है HI। यस, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना था। इसका फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, है ना। दैट वुड बी योर स्टेप 2। एक मिनट। और फिर मैंने आपको बोला था कि आप इसमें स्टेप 3 करते, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशियल एंड देन प्रोडक्ट रूल। वेरी गुड। तो ये इतना आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। यही से डीलिंग आपको करनी है आगे के सारे क्वेश्चन की, व्हेनेवर इट कम्स टू कि भाई आप वेलोसिटी निकालिए स्पाइरल मेथड की। यस ठीक है, मैम। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, विच इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये हमारा अभी वाला टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने लाइक 10th में पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्दी जस्ट क्विक रिविजन देने वाली हूँ, और आप लोग मुझे बताना कि आपको वहां तक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। तो रिफ्रैक्शन ना, पहले सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बताओ, रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्या लगता है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू मैम जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड हो जाती है। यस, तो अ फिनोमेना इन विच वी स्टडी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट को बेंड कराने का तरीका क्या है कि हम एक ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, या तो मीडियम का चेंज कर दें, ठीक है, और उस चेंज ऑफ मीडियम की वजह से लाइट जो है बेंड होती है। बट एक्चुअल रीजन क्या चेंज ऑफ मीडियम है, या फिर उसको कुछ और थोड़ा बेसिक और आप ब्रेकअप करना चाहोगे, नीचे उस लाइन का ब्रेक डाउन करना चाहोगे बेंडिंग ऑफ लाइट के अलावा? मैम वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है ना, द प्राइम कॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू विच बेंडिंग हैपेंस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना इस बेसिस पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मीडियम, और वो मीडियम होते हैं ऑप्टिकली ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर एक फैक्टर होता है कि बेंडिंग किधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये मास डेंसिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें ये समझना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोला कि लाइट रे ट्रेवल्स फास्टर। ठीक है, एक जगह मैंने बोला ट्रेवल फास्टर और एक जगह मैंने बोला ट्रेवल स्लोअर। तो जहां पे मैंने आपको फास्टर बोला है ना, आप मेरे को आंसर करोगे उधर कि मैम इस वाले केस में तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। ठीक है, तो ये इसका फील है ऑप्टिकली डेंसिटी का। ऑप्टिकल डेंसिटी का फील ये वाली चीज है कि स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से है, ज्यादा है, कम है, क्या है। और अगर कम है तो आप बोलोगे कि मैम ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है,
मैं फिर बोल रही हूँ, इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है आपकी ये मास डेंसिटी वाली टर्म से, जो हम यूजुअली ज्यादा पढ़ते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो फास्टर और स्लो ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं, यानी कि कंपैरेटिव टर्म्स है। तो कंपैरेटिव टर्म्स तब आती हैं व्हेन वी हैव अ पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि हम दो मीडियम्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच हम बोल सकते हैं कि इस मीडियम में ज्यादा है, उस मीडियम में कम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस तरीके से हम डील करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली इस ऑप्टिकल डेंसिटी को जो मेजर करने का एक टूल बोल लो, एक तरीका बोल लो, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अ टूल टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और वो भी एक तरीके से उसका फील आप ले सकते हो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊं, हाँ बोलो बेटा साक्षी। मैम, दो बालक कक्षा में ज्वाइन होने का प्रयास कर रहे। दो नहीं है, चार हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल, मैम आपने फील लिखा है ना वो डेंसिटी के बाद? यस, ऑप्टिकल डेंसिटी का फील। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा कि इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि कहने का मतलब क्या, अभी भी ना फील नहीं आई। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं आपको बोलूं कि बेटा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से 2, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल बोला कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2 इज इक्वल्स टू c/v, और यहाँ से v का वैल्यू आएगा c/2। दिस इज द फील कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 1/2 हो गई है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के। तो ये जो 2 है इसका फील समझ में आया कि उतने गुना कम हो गई है। यस मैम, इनवर्स मैम। ओके, अब इसके बारे में ना खाली आपको इतना सिंपल ये नहीं आता। यहां से आपको जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट वैसे याद रखना है वो ये है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर किसी मीडियम का म्यू हाई है मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लो है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस मैम। दूसरी चीज, मैंने सपोज आपको एक मीडियम दिया और उसके लिए आप स्पीड ऐसे लिख दोगे, उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। मैंने आपको दूसरा मीडियम दिया, आप मुझे ये आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय μ2 बाय μ1, इससे क्या समझ रहे हो, अब क्या आंसर करना है? तो आप सिंपल कहोगे मैं μ2 Ma'am, बाय effective index of 2 with v1 by respect v2 to 1. है ना, v1 by v2 आ जाएगा। वेरी गुड, राइट। यस बात मैम। याद रखो, बात याद करो, नॉट रखो। आपने वेव्स कभी पढ़ा होगा 11th में, वहां आपको Yes. कुछ ना कुछ फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि v होता है न्यू लैम्डा, यस मैम। मैम। है ना। अगर फील लेनी है तो लैम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस लैम्डा होता था, और फ्रीक्वेंसी क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इट इज बेसिकली लैम्डा बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता है, राइट। यस मैम। तो इस हिसाब से आप देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बेटा अगर मैंने मीडियम या सोर्स, सॉरी, अगर मैंने सोर्स सेम रखा है जिधर से वेव आ रही है या जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो न्यू तो सेम रहेगा, क्योंकि न्यू तो फ्रीक्वेंसी जो होती है सोर्स डिपेंडेंट टर्म होती है। ये बात तो अपने को क्लियर है वेव से, याद करो, मैम। है ना। स्पीड चेंज होती है, स्पीड की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी अगर आपने सोर्स चेंज नहीं किया है। वो सिर्फ सोर्स डिपेंडेंट है, उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यस मैम, लिख। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको कल को ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं और आप इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। ये जो μ2 बाय μ1 है ना, इसको लिखने का एक तरीका और होता है 1 μ2, ठीक है। हाँ जी बेटा, यस। 2 μ1 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है 1 μ2, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम 1 मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है। इस Yes, तरीके से ma'am. आप समझ सकते हो। यहाँ तक अगर सबको समझ में आता है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप ताकि मैं आगे चल
हाँ जी बेटा, मैम ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, v इक्वल टू म्यू लैम्डा। बेटा न्यू इसको आप फिलहाल याद कर लो अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज मैं आपको अगर फील दूं तो इट इज लाइक कि कोई भी वेव है ये आपके पास, इसमें एक टाइम पीरियड पे आप यही तो बोलोगे कि एक वेव आपने कंप्लीट की, जितनी डिस्टेंस में आप जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट करते हो उस टाइम को आप टाइम पीरियड बोलते हो। ये डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा हो गया ना वेवलेंथ, तो आपने टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी टाइम में क्या बोलोगे इसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है ना, 1/t को आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो, इट इज न्यू लैम्डा, राइट। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस दैट यू कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कवर किया हुआ डिस्टेंस इज वेवलेंथ। ये तो पता है। हाँ तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड और ये उतना टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। अब 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो वही तो लिखा है, राइट। मैम लास्ट स्लाइड में ना आपने जो लास्ट में लिखा था वो बता दो बस। लास्ट में क्या लिखा था, इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे लाइट, मैम ऊपर ही। अच्छा, अरे ये मतलब है कि जैसे अगर सोचो कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c है और किसी दूसरी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c/2 हो गई, तो कौन से में फास्ट है वो, c में कि c/2 में? सी में। नहीं, जिसका डाउट है उसको बोलने दो एक बार, स्पीड ऑफ लाइट किधर फास्टर है, c या c/2? हम सी। ठीक है, तो जो भी जिसमें मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है उसको आप बोलोगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जहां स्लो है उसे बोलोगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये कंपैरेटिव टर्म्स है, हमेशा आप या तो जैसे एयर वाटर ले लो, है ना, वाटर ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब दो मीडियम आपको चाहिए रहेंगे, किसी को रेयरर या किसी को डेंसर बोलने के लिए। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे किसी को आप हाइट में छोटा या हाइट में बड़ा कैसे बोल पाओगे, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 बंदा होगा, किसी एक बंदे को कैसे बोल दोगे कि इसकी हाइट बड़ी है, कुछ तो कंपैरिजन होगा ना। जैसे 2 बंदे हमने करेंगे कि इन 2 में से इसकी हाइट बड़ी है, तो वही कंपैरेटिव टर्म है, यू नीड 2 मीडियम्स टू से कि डेंसर है कि रेयरर। चलिए इतना क्लियर होता है सबको? यस मैम। अब बेंडिंग ऑफ लाइट एक बार देखते हैं। देखो होता क्या है, दिस इज द रूल कि अगर आप किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करते हो, अगर आप किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में एंटर करते हो तो क्या होता है, देखो वैसे अगर ये मीडियम का मतलब मीडियम चेंज नहीं होता तो इस लाइट को ऐसे ही ट्रेवल करना था ना, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करती है, मतलब क्या कहते हैं, ट्रेवल करती है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। बट अब ये मीडियम आ गया तो मीडियम की वजह से लाइट बेंड होगी, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। अब हुआ क्या कि तो ये बेंड कर जाएगी। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई इसलिए ये बेंड कर गई, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड, है ना। तो बेंडिंग हुई ना, सेगमेंट में भी तो होता है क्या वो, हमें सीधी लाइन में ऐसे नहीं दिखती बल्कि ऐसे दिखती है, जैसे अभी हमने हाँ बेंड हाँ, की ये हुई। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं उसके। अब सोचो मैंने अगर डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कराया, डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कराने का मतलब क्या है बेटा, कि एक लाइट इस तरीके से आ रही थी और ये रहा नॉर्मल, ऐसे उसको जाना था, लेकिन वो कैसे चली गई, इस तरीके से चली गई, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस मैम। तो ये बेंडिंग है। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट, दिस इज द केस नंबर 2। इसको आप हमेशा ध्यान रखो कि whenever light enters from rarer to denser it bends towards the normal, है ना, देखो towards the normal bend भी है, and whenever light enters from denser to rarer it bends away from the normal, अभी फ्रॉम ठीक है? नॉर्मल। हाँ, ये वाली चीज आप याद रखेंगे। अब एक हमारे पास 2 केसेस ऐसे आते हैं जहां पे लाइट बेंड नहीं करती, जैसे कि अगर सोचो, एक केस तो काफी ऑब्वियस है एक्चुअली, एक थोड़ा सा उसमें आपको डिस्कस कर दूं। एक तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला है, अगर आपने नॉर्मल इंसिडेंट करी है तो वो बिना बेंड करे ऐसे के ऐसे ही चली जाएगी दूसरे मीडियम में, यहाँ पे कोई एक मीडियम है, यहाँ दूसरा मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो मैंने क्या देखा कि एक ऐसे कुछ है और मैंने इस पे लाइट रे इंसिडेंट कराई, देखो ये लाइट रे इंसिडेंट कराई और ये ऐसे के ऐसे ही पास हो गई, ये कब हो सकता है, इस बार तो नॉर्मल इंसिडेंस भी नहीं है। मैम जब मीडियम
बोलो वैशाली। फिर से रेयर है। मैम रेयर से रेयर में जा रहा हूँ। जब सेम मीडियम से सेम मीडियम में ट्रैवल करो, मीडियम चेंज ही ना हो तो स्ट्रेट जाएगा। मीडियम चेंज नहीं हो रहा यहाँ। मैम मैं भी यही बोलने वाली थी पर लगा गलत है। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे मैम पूछा था, मुझे लगा था आप सही बोल रहे हो। हो सकता है फिर डेंसर से डेंसर हो सकता है पर मीडियम सेम होगा। हाँ, वो तो फिर देखो, अगेन आई सेड डेंसर रेयर कंपैरेटिव टर्म्स है। अगर सेम ही मीडियम है तो क्या डेंसर क्या रेयर, कुछ भी नहीं, राइट? यस मैम ये सेम मीडियम में जा रही, इट मींस डेंसर डेंसर रेयर है रेयर। हम तो इसको बोलेंगे क्या? बेटा डेंसर और रेयर इज नॉट अ टैग जो आप किसी भी मीडियम को पकड़ा दो। अब मैं देखो तुम्हें यहाँ पे एक बात समझाती हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें एक डेटा दूं कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेट्स से 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कोई भी रफ डेटा है जो मैंने आपको दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एयर और वाटर को कंसीडर करूं तो एयर और वाटर में से कौन सा मीडियम रेयर, कौन सा मीडियम डेंसर है? एयर रेयर जो है वो मैम रेयर है, वाटर वाटर रेयर सर वाला सर है, एयर रेयर 2.25 है। वाला है। राइट, ठीक है। डेंसर। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एयर और ग्लास, इन दोनों को बताओ, इनमें से कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर? ग्लास वाला ग्लास डेंसर मीडियम है। डेंसर। एयर वाला रेयर है, ठीक है। ग्लास वाला डेंसर। ओके कूल। अब मैं तुमसे बोलूं कि जरा ये वाटर और ग्लास वाला देखना, इनमें कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर? मैम वाटर यहाँ रेयर पे है, और ग्लास ग्लास होगा। डेंसर है। डेंसर है। डेंसर समझ है। में? अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि मैंने वाटर को एक जगह डेंसर और एक जगह रेयर बोला है। यस क्यों मैम। बोला? क्योंकि जब मैंने उसे डेंसर बोला वो एयर के कंपैरिजन में आया था, जब मैंने उसे रेयर बोला तब वो ग्लास के कंपैरिजन में आया था। तो रेयर और डेंसर इज नॉट अ टैग जो आप किसी एक पे चिपका दो तो वो वही हो जाएगा। रेयर और डेंसर हमेशा रोल में ही तब आएंगे जब आपके पास दो मीडियम होंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है तो वो जस्ट मीडियम सेम है, ना तो वो रेयर है ना तो वो डेंसर है। कोई एक बंदा खड़ा है, उसकी हाइट सिर्फ हाइट है, वो 5 फुट 2 इंच जो भी है वो हाइट है, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है। छोटा या बड़ा तब होगा जब आप उसके साथ कोई और इंसान लाके खड़ा करोगे, उसकी हाइट का मेजरमेंट दोगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। कूल। अब फटाफट से जिनको डाउट्स है फटाफट से पूछो, बताओ क्या क्या डाउट है। नो डाउट। नो डाउट, बढ़िया। पता मैम क्योंकि वाटर और ग्लास में डेंसर है। उसे क्या कहते हैं? क्या? मैम ये क्या ऐसे ही मैम ये तो पता चल गया है दोनों सेम मीडियम में है बट जो वो थर्ड केस था उसमें डायरेक्ट ऐसे ही पास कैसे हो गई? नॉर्मल इंसिडेंस। ओके मैम। यहाँ पे मैम वाटर एंड ग्लास में डेंसर और रेयर है ना। वाटर और ग्लास में वाटर रेयर है, ग्लास डेंसर है, क्योंकि वाटर में स्पीड 2.25 × 10⁸ है और ग्लास में 2 × 10⁸ है। कूल। ओके। एक क्वेश्चन करना ये वाला, यहाँ आपसे पूछा है, यहाँ आपको गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आपको म्यू डब्ल्यू म्यू जी और डब्ल्यू म्यू जी निकालना है, बताइए। अभी टाइम हो रहा है 19:22। मुझे डेसिमल्स में वैल्यू नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में बता के कम करना। 19:23 तक बता दो फटाफट से। डेसिमल मैम सॉल्व इसमें हम लोग को निकालने के लिए तो किसी एक का लाइक पता होना चाहिए क्या पता या होना चाहिए? क्वेश्चन में गिवन होगा रिफ्रैक्टिव सब इंडेक्स। कुछ गिवन है, सारा डेटा गिवन है, यही डेटा पे यही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी और गिवन नहीं है। बताओ। मैम वैक्यूम की स्पीड यूज करेंगे ना? डेफिनेशन क्या बोलते हैं? स्टिक टू द डेफिनेशन। मैंने आपको मैम वही डेफिनेशन बताया है ना, तो वही यूज करोगे, वो तो कांस्टेंट है, हम सबको पता है। समझ में आ रहा है ना अब तक का? यस मैम। ओके। हाँ, डेसिमल नहीं बताने मैम। ना डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन बता दो बस। ओके मैम। मैम डेसिमल में निकाल लिया तो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। मैम निकाल लिया अब तो।
चलो तो कैलकुलेशन सही हो रही है, उसमें कोई इशू मैम नहीं 6/5 है 1 का। है। ओके, क्या क्या मैम आंसर फर्स्ट सारे सबके? तो याद है पहले वाले का 1.3 है, और मैम दूसरे वाले का 3/2 1.5 है दूसरे वाले का 1.5 है। ओके और तीसरे का 1.127। ठीक है, इसमें अब मैं एक बार डिस्कस कर लूं। फर्स्ट का 1 है। देखो, आप सब शांत रहेंगे। म्यू ऑफ वाटर, मैं सब शांत रहेंगे, सुनो मेरी बात अभी। मतलब अगर कोई बता रहा है आंसर तो अभी शांत रहो, अगर डाउट है तो पूछ लेना एक्सप्लेनेशन के बाद। देखो, म्यू ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बाय डेफिनेशन जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो 3 into 10 की पावर 8 divided by 2.25 into 10 की पावर 8, you just need to solve this. तो it is 300 divided by 225, मैंने पॉइंट हटा दिया, आप इसे सॉल्व कर लो। 60 4 25 25 15 4 और 15 3 ठीक है, 4/3। अब आप ऑप्शन बी पर, पार्ट बी पर आओ। म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास इज नथिंग बट, डेफिनेशन पे जाओ, सी बाय वीजी। सी हो जाएगा 3 into 10 की पावर 8 और वेलोसिटी ऑफ ग्लास हो जाएगा 2 into 10 की पावर 8। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 3/2। 1.5। ठीक है, थर्ड मुझसे पूछ रहा था डब्ल्यू म्यू जी। मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। और हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Inverse. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर म्यू ऑफ जी न्यूमरेटर में है तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ जी डिनोमिनेटर में जाएगी, म्यू ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी उतना भी हमको करना नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिख के बता दी। आप अगर ध्यान से देखो तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इससे आंसर कैसे आएगा? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, अर्थात यही आएगा क्या? 9/8 आ रहा है, 9/8 आ रहा है। मैम 9/8 आ रहा हम है। 9/8। मैम उसका ग्लास का लेंगे ना, क्योंकि अपोजिट हो जाता है। हाँ ग्लास का, सॉरी ग्लास का आएगा 3/2 इंटू 3/4 9/8। अब अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, फटाफट से आप लोग हैंड रेज कीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं, देन आगे चलेंगे। और No अगर क्लियर है doubt. तो थम्स अप। हाँ आदर्श बोलो बच्चे, आदर्श राधा बोलो। मैम थर्ड पार्ट। हाँ देखो, थर्ड पार्ट ना, इसको करने का तरीका होता है, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसको करने का तरीका क्या है, आपको जैसे ये दिया डब्ल्यू म्यू जी, इसको आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो सेकंड में लिखा हुआ है ना, लास्ट में जो लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो पहले आपको मीडियम लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हो। ओके बेटा? यस मैम। ओके, आदर्श आप बताओगे? आदर्श नहीं? ओके क्लियर, कूल। और ये ऐसे डैश जो भी गुंजन। बचा है, oh that's गुंजन। मैम नहीं है मैम। बताओ गुंजन क्या इशू है, फटाफट से बोलो। मैम आज आपने मेरे को जल्दी ज्वाइन नहीं किया, दोबारा बताना पड़ेगा आपको ये। और आपको जवाब पता ही है जो मैंने चैट में लिखा था, याद भूल है? जाओ। हम सब भी क्या मैम आपने लिखा था। और मैंने किसी को ऐसे नहीं है कि मैं अभी तक के बच्चों को करा रही हूँ, जो बच्चे आ ही अब रहे हैं कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने आज पहले इसलिए आपको चेतावनी दी थी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। यहाँ पे बोला है कि किसी पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ एयर में 4800 एंगस्ट्रोम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.4 दिया है, और मुझसे पूछा है कि डायमंड में उस लाइट का वेवलेंथ कितना हो। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 1927, मुझे 1928 तक आंसर चाहिए। 28 भी हो गया। मैम उससे पहले किसी को बोलने देना। बस मैं 29 पे आंसर आ जाएगा। इतना तो हम क्वेश्चन लिखने में टाइम निकल जाता है इतना तो। क्वेश्चन मत लिखो ना अभी, तुम सिर्फ डेटा लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स तो मिल जाएंगे ना। आप लोग मार्क कर लो कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे डाल दे करो क्वेश्चन 2, 2-3 लाइन छोड़कर आंसर करोगे। जिनका आंसर आ गया फटाफट से हैंड रेज कर लो।
टाइम अंक, ठीक है। तो अभी मैं पूछूंगी आप लोगों का आंसर क्या आया है। फिलहाल एक बार मैं सॉल्व करा दे रही हूँ, और आप लोग जिनका आंसर नहीं आया, डोंट वरी, अभी अपन देख लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी जब हमने डिस्कस किया था कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, इसको ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि v1 और इधर v2। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि λ2 by λ1। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो, इसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। देखो, इस मीडियम में मुझे बोला था कि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, ठीक है। तो डायमंड के लिए ये वेवलेंथ पूछ रहे थे, और रिफ्रैक्टिव और एयर के लिए एयर के लिए वेवलेंथ आपको 4800 एंगस्ट्रॉम दी थी। तो यहां से आप क्या निकाल लो, डायमंड के लिए निकाल लो, 4800 डिवाइडेड बाय 2.4, पॉइंट हटाया 0, 24 2 48, तो ये आ गया 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि आप ये वाली चीज को याद रखो, और प्लीज इसको याद रखना, इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। यस मैम, यही आया अब था। आपने उल्टा नहीं कर दिया है? क्या कर दिया क्या? मैंने तो ऐसे माना था आपने रिफ्रैक्टिव उल्टा कर इंडेक्स दिया ऑफ 2/1, मतलब मैम, इंटू हो डायमंड जाएगा ना का 2.4 मैम मेरा भी यही आंसर आया है। मल्टीप्लाई ही होगा। इंटू कैसे मैंने होगा बेटा? multiply किया है। आप डेफिनेशन के मैम, हिसाब इंटू कैसे होगा भाई? नहीं एक मैम, चीज याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर मैं म्यू एयर बाय म्यू डायमंड लिख रही हूँ, तो मैं उसे लैम्डा डायमंड अपॉन लैम्डा एयर ही तो लिखूंगी, और उस हिसाब से आपको लैम्डा डायमंड कैसे मिलने वाला है, म्यू एयर बाय म्यू डायमंड इनटू लैम्डा एयर। अब वैल्यू पुट तो कर वैसे तो सही है, पर ऐसे लिखा है मैंने म्यू डी बाय म्यू ए, मतलब डी का बाय 2, मतलब एयर। दैट्स ओके ना। अगर आप म्यू डी बाय म्यू ए रख रहे हो तो बेटा इसे भी तो चेंज करोगे ना, तो कहानी तो फिर ये सेम ही उल्टा रहेगी। हो जाएगा। हाँ, तो वही तो कहानी तो सेम ही रहेगी ना, मतलब आंसर तो 2000 आएगा ना। 48 इंटू 2.4 तो नहीं होगा ना, वो गलत है, किसी भी तरीके से लिखा है वो गलत है। आंसर यही है, मैम और देखा ऐसे ही नहीं, है। उल्टा लिख दिया मैंने, वैल्यू अलग लिख दी। हाँ, तो आप ना बस ये वाला, इसीलिए मैं बोली प्रियांशु, आप ना ये वाला वो याद रखो सिर्फ, जो मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के बोला, ये वाली चीज। वो जो आपने फॉर्मूला लिखवाया ना, उसमें हाँ। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखवा दिया था ना, इसलिए उन लोगों ने वही अच्छा, फॉर्मूला 1/2, हाँ तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं उल्टा ना। कर दिया था, लैम्डा को उल्टा कर दिया था, वो दिक्कत हो गई थी। मैम वैल्यू गलत पुट कर दी थी मैंने, ऊपर नीचे पुट कर हाँ, दी तो थी। वो आप कैसे भी करो, बस ये वाली चीज ध्यान रखो, बात बन जाएगी। चले आगे, यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम अगर किसी एक भी बच्चे को नहीं आया है तो आई लिटरली लाइक टू रिपीट। मेरा बस पॉइंट ये था कि लेट आओगे तो पूरा रिपीट नहीं करूंगी। जल्दी बताओ। मैम अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे और बच्चा लेट हो गया तो? बेटा मैंने ज्वाइन किया है, ऐसे कैसे ज्वाइन नहीं किया है? जो भी बच्चे आए हैं, जब भी नोटिफिकेशन आई है, ज्वाइन हुए हैं। बच्चों से पूछो कितने बच्चों ने बीच बीच में ज्वाइनिंग की है, तो ऐसे थोड़ी है कि ज्वाइन नहीं करा है। और अगर आप स्टार्टिंग में आते तो ज्वाइन सबके साथ ही हुए हैं। बताओ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? पहले ये बात बताओ। यस लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पर आओ। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे बताएगा कोई? मैम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ वो रिफ्लेक्शन के लॉस है। मैम स्नेल्स मैम लॉ। sin i upon sin r is equal to constant. एक बेसिक वन भी होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है? All lie in same plane. हाँ जी बेटा, जिन्होंने हैंड रेज किया All बताओ। lie in same plane. मैम एक प्रीवियस स्क्रीन दिखाना। मैम कोई बोल रहा है कि रिपीट कर दीजिए। मैम नहीं बोला है, कौन बोल रहा है? प्रीवियस स्क्रीन दिखा दो। मैम आदर्श ने बोला है। हाँ, लॉस के लिए बोल रहे हो बच्चे? ओके मैम। मैम ये लैम्डा डी वाला कौन सा फॉर्मूला है? आई मीन कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा, क्वेश्चन देखो आदर्श, मैंने ये बोला, आपको ये वाली चीज समझ में आती है, ये जो क्लाउड बना के लिखी हुई है, राइट? तो इसके हिसाब से आप 1 एयर मान लो, 2 डायमंड मान लो,
और आप इस वाली एक्सप्रेशन तक आ जाओगे, यहाँ से बस आपको गुणा भाग करके लैम्डा डी निकालना है, ठीक है। कूल। मैम मैं चलिए। बताऊँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ बताओ बच्चे। मैम यहाँ जो पे इनवर्स में ये है मैम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ आप बोलो। ओके मैम। मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है मैम वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। वो नहीं, उनके साइन कांस्टेंट होते हैं, हाँ मतलब मैम कि उनके साइन साइन ऑफ साइन एंगल ऑफ sin एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल उसे ऑफ बोलते हैं रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ। उन्होंने कहा कि जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ सिमिलर मतलब सिमिलर इन द सेंस कि सरफेस फिनोमेना वगैरह वाली चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी लाते हैं जब रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट लॉ में तो चलो दिख गई सिमिलैरिटी, बट सेकंड लॉ में कैसे दिखे? वहां तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर था। तो वी हैव ट्राइड, यू नो द नॉट वी, ही ट्राइड इट इन सो मेनी वेज कि कैसे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कनेक्ट कर पाए। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत एक मीडियम लिया, मतलब एक इंटरफेस लिया जिसके ऊपर एक मीडियम μ1 था, नीचे एक मीडियम μ2 था, मतलब मीडियम चेंज। उन्होंने ना एक ही लाइट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर इंसिडेंट कराया। कोई एक लाइट ली, उससे पहले इस तरीके से इंसिडेंट कराया, इसको स्टडी किया, ठीक है। लेट्स से ये एंगल I1, ये एंगल R1, फिर इसी लाइट को किसी दूसरे एंगल पे इंसिडेंट कराया, ठीक है। फिर उसको ट्रेस किया, लेट्स से दिस इज I2 एंड लेट्स से दिस इज R2, ठीक है। समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर उन्होंने सेम मीडियम में, ये बात ध्यान रखना, जो μ1 और μ2 है वो सेम है। उन्होंने I3 लिया और फिर इधर से कराया R3। तो देखा कि इन सारे एंगल्स का जब उन्होंने इस तरीके से एक पैटर्न बनाया, साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I3 अपॉन साइन R3, तो उन्होंने देखा कि ये सारे रेशियोज इक्वल थे। और तब जाके उन्होंने ना ये हमें कंक्लूजन दिया कि साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मैंने अपना अलग ही बना दिया था, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब आप मीडियम चेंज मत करना, सेम मीडियम के लिए ये कहानी चल जाएगी, समझ रहे हो। तो ये स्नेल्स लॉ इतना। बाद में क्या हुआ आपको पता है कि मॉडिफिकेशन लोग करते रहते हैं, तो लोगों ने मॉडिफिकेशन की, इसको फर्दर मॉडिफाई करा और उन्होंने लिखा कि साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप ये वाला फॉर्म याद रखो, बिल्कुल याद मत रखो। आप पता है इसको याद कैसे रखो? इसको आप इस तरीके से याद करो, एक सेकेंड देखो, ये μ1 है ना, μ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंगल I1 है, तो आप ऐसे लिख दो μ1 साइन I1, जो मीडियम उठाया उसी का एंगल, जो मीडियम उठाया उसी का एंगल इज इक्वल्स टू, फिर आपने जो मीडियम उठाया उसका एंगल, इस तरीके से साइन R1। ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड वर्जन, समझ रहे हो। ये चीज आप याद रखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में हम लोग समझ ही नहीं पाते कि मतलब μ1 के साथ एंगल कौन सा लें। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो मीडियम उठाया उसी का एंगल, जो मीडियम उठाया उसी का एंगल, μ1 साइन I1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन R1। कूल मैम इसमें μ1 साइन मतलब R1 होना चाहिए ना? क्यों R1 क्यों होगा? μ1 एंड μ2 इक्वल कैसे होंगे? फॉर्म में आते हैं ना, μ1 बेटा μ1 इंटू साइन I1 है, ये खाली μ1 μ2 थोड़ी इक्वल रखा है। आप एक बात देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसको खोलकर यही तो आएगा, μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसकी जगह आप ये पेयर वाला याद कर लो कि जो रिफ्लेक्टिव मीडियम उठा रहे हो उसी का एंगल, जो रिफ्लेक्टिव मीडियम उठा रहे हो उसी का एंगल, साइन में ऑब्वियसली, है ना। यस मैम, यस यस मैम। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे आपके लिए, इनको याद कर लो। अगर आपने वाली ट्रिक पकड़ ली ना जो बॉक्स में है, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल हवा में होते चले जाएंगे। करूं, ट्राई करूं दूसरे क्वेश्चन पे? यस मैम। यस एक क्वेश्चन है आपके सामने,
आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब कि अपने पाथ से लाइट रे कितनी डेविएट होगी, ठीक है। आपको एक इंटरफेस दिया है, उसके ऊपर μ1 और μ2 का वैल्यू दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, फटाफट से सॉल्व कीजिए क्या आंसर आएगा। अभी समय हो रहा है 1939। तक बता दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो भी बताओ। मैम ये आदर्श क्या सोचते हो? जो μ1 इक्वल टू साइन I1 इज इक्वल टू μ1, μ2 इज इक्वल टू साइन R1, हाँ जो भी बॉक्स में लिखा था। हाँ, और उससे भी ज्यादा मैंने आपको जो बोला वो याद रखो कि जो आप मीडियम उठा रहे हो उसी का एंगल, जो मीडियम उठा रहे हो उसी का एंगल, तब आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जिन बच्चों के हैंड रेज़ हैं उनके आंसर्स आ गए। मैम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैम 30 डिग्री है। ओके तस्लीम, गुड। वो तो आ गया मैम। डेविएशन 30 डिग्री आएगा। बेटा डेविएशन का मतलब ये है कि अगर वो मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट हो गई, तो कितना डेविएट हुई, दैट एंगल इज एंगल मैम ऑफ वो ये डेविएशन। होगा I इक्वल्स टू R प्लस डेल्टा करके कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम वो एंगल को डेल्टा मान ले जितना डेविएशन हुआ है, देखो मैं हाँ अभी बताती हूँ। तो 30 डिग्री से वो डेविएट हुई है हाँ बिल्कुल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक बात देखो, मैं आपको क्या बोला, जो मीडियम उठा रही हूँ, मैंने μ1 उठाया, μ1 के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, साइन 60 डिग्री लिख दो बराबर। जो मीडियम उठाया उसके साथ जो एंगल है वो लिख दो। मुझे ये तो एंगल निकालना ही है, R मान लेती हूँ, ठीक है। μ1 का वैल्यू 1 है, साइन 60 √3/2 होता है, Yes, और ma'am. μ2 का वैल्यू √3 है, साइन R मुझे निकालना है। √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ से साइन R का वैल्यू आ गया 1/2, यानी कि R आ गया आपका 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो बेसिकली दिस इज 30 डिग्री। नाउ द थिंग इज कि मेरा क्वेश्चन था कि डेविएट किस एंगल पे हुआ। तो एक बात बताओ, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये कुछ ऐसे चला जाता ना, और फिर ये पूरा एंगल कितना हो जाता, 60 डिग्री। अब जब इतना एंगल 30 डिग्री है तो ये जो एंगल आया यही तो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, जिसे आप डेल्टा भी बोल सकते हो। वरना आपका जो मतलब जो मन वैसे लिख दो, वरना आगे जाके हम इसे एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से तो लिखेंगे ना, तो इस तरीके से लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर आप इसको डेल्टा भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच मींस 60 माइनस 30 अर्थात 30 डिग्री। समझ में आया? Yes. पक्का पक्का? Yes. मैम लास्ट लाइन रिपीट कर दो एक बार। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब देखो, इसका ना शब्द ही आपको मतलब बता रहा है कि कितना एंगल से डेविएट हुआ। अगर ये मीडियम नहीं होते चेंज, तो वो लाइट बिल्कुल अपना ब्रोकन लाइन को फॉलो करती ना, स्ट्रेट जाती। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। और अगर बेटा मीडियम चेंज हुआ तो क्वेश्चन है कि कितना एंगल से डेविएट हुआ। तो ये जो टोटल एंगल है विच इज 60 डिग्री, उसमें से आप ये वाला एंगल माइनस कर दो ना, तो वही तो आ जाएगा कि इतना एंगल डेविएट हुआ, दैट इज 30 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आपको बोला है, ऐसे समझ लो कि ये ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है। ऐसे मान लो ऊपर आपको दे रखा है कि जो भी मीडियम है सेम है दोनों तरफ। यहां से लाइट रे आई, ऐसे गई, आपको ई पूछा है, ई कितना होगा, बस इतना ही गिवन है। मैम बी। भाई रुक जाओ, सॉल्व तो कर। बेटा आंसर तभी दो जब मैं बोलूँ ना कि अब आंसर दे दो, ताकि एक बार सबको फेयर चांस मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं कि आप आंसर नहीं दे सकते, बस एक बार सब बच्चे सही से सॉल्व कर लें। बेटा अगर सेम मीडियम है तो लाइट क्यों बेंड करेगी, लाइट तो स्ट्रेट पाथ में जाएगी ना। भाई बेंड वो करी क्यों रही थी, जब मीडियम चेंज हो रहा था, मीडियम चेंज हो रहा था, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही थी, वेवलेंथ चेंज हो रही थी, इसलिए वो बेंड कर रही थी। मीडियम ने दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि R एंगल क्या है? आई के जरूरत बराबर पड़ेगी क्या उसकी? वैल्यू नहीं गिवन ना। ऐसे नहीं। मैम देखो। फिर नहीं, ये तो जो दिया है उसी के इक्वल हो जाएगी ना ये तो फिर। आई के बराबर देखो। आर, जो आर है वो आई बन आप गया। ऐसे मान लो कि ये एंगल R है, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्स हो गई। अगर ये R तो ये भी R, राइट? Yes. आप इसको फर्स्ट सरफेस बोल दो, इसको सेकंड सरफेस बोल दो। अब एट
सरफेस 1। अब आप देखो सरफेस 1 पे हो क्या रहा है, आप स्नेल्स लॉ लगा दो। अगर मीडियम 1 बोला है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी मान लो ना, μ1 मान लो, इसका μ2 मान लो, ये वापस मीडियम 1 हो गया यानी कि μ1 मान लो। तो आपको क्या मिल जाएगा कि μ1 इंटू साइन जो भी उधर है कितना है I इज इक्वल्स टू μ2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंगल R है। मार्क इट एज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ सरफेस सेकंड पर। जब आप सरफेस सेकंड पर जाओगे फिर से आपने स्नेल्स लॉ लगाया, आपने देखा कि μ2 और उसके साथ R एंगल है यानी कि μ2 sin R। फिर आपने बाहर देखा कि μ1 और उसके साथ एंगल E है यानी कि μ1 sin E। आपने इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। आपने देखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास तो ये प्रिविलेज आ रही है कि देखो यहाँ पे μ2 sin आ रहा है, यहाँ पे μ2 sin आ रहा है, यानी कि μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ1 sin E। μ1 से μ1 कैंसिल, और बेटा दो एंगल का अगर साइन सेम है तो वो जब भी तो होगा जब वो एंगल्स भी सेम होंगे। यस मैम। तो आप इसे एज अ रूल याद कर सकते हो कि अगर दो पैरेलल सरफेस से सेम मीडियम में लाइट एंटर भी सेम से हुई और इमर्ज, देखो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज द इमर्जेंट रे। अगर IR और इमर्जेंट रे सेम मीडियम में है तो वो हमेशा सेम एंगल पर इमर्ज। ये आप प्रैक्टिकल भी करते हो, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास लैब आपकी ऑप्टिक्स की लैब में आप करोगे। यस मैम। तो समझ में आया सबको? ये आपका एक लॉ है कि I इज इक्वल्स टू E है। अगर बशर्ते एंटर भी सेम मीडियम में हुई है और इमर्ज आउट भी सेम मीडियम में हुई है। सेम मीडियम होना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। सेम मीडियम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। मैम इतनी सारी तो जगह है, कहीं पे भी लिख दो। हाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ हो गया ना, ठीक है। आगे चले। अच्छा Yes, ये ma'am. करवाती है। चलो ये चीज मैं यहाँ पे फिर एज अ लॉ लिख देती हूँ। If a medium of incident ray, ठीक है, and emergent ray is same, ठीक है, then Yes. angle of incidence is equals to angle of emergence and incident ray and emergent ray are parallel to each other, ठीक है। याद रखेंगे? यस मैम। मैम चलिए हैशटैग डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैम ट्रिपल के लिख दो। यस यस, फिर आप याद रखोगे। हाँ K की पावर इंफिनिटी। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर देते इसी बात पे, देख के आंसर बता दो। मैम ऑप्शन तो दिखा दो। सी मैम। मैम यस सी। मैम सी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पे जो कुछ भी है मुझे मतलब ही नहीं। यस एंगल ऑफ मैम। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री आंसर, ठीक है। ऐसे याद रखना है। यस मैम। मैम हमें कैसे पता चला E कहाँ पे है? बेटा E इज फॉर इमरजेंस। जैसे I आपको समझ में आता है ना इंसिडेंस है, जैसे R आपको समझ में आता है कि रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, वैसे ही E इमरजेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। यस मैम आप तो किसी फिल्म के डायलॉग जैसे बोल रहे थे अभी। क्या ये पता होना चाहिए। मैम आप अभी किसी फिल्म के डायलॉग जैसा बोल रहे मैम। एक बात बताइए, साक्षी तक तो चुप क्यों थी? साक्षी चुप क्यों थे? थे ऐसे। कि मैं बहुत सीरियस थी। हाँ मैं सीरियस हाँ हो ये गया। रीजन था। यस मैम। मैम हमारे हाँ, एग्जाम अरे भी आ गए। मैम हम भी सीरियस हो गए थे, हमारे प्री बोर्ड। मैम आपको पता है और बायो के ठीक अगले दिन ही फिजिक्स का पेपर है। Cool. ले ममता सीरियसनेस खत्म। मैम के Real पास depth and apparent depth, वापस आ जाओ। केमिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है।
बस 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 शांति। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। आपने देखा होगा कि आपको अगर जैसे आपकी पानी की बाल्टी है, ट्रांसपेरेंट है, तो जो उसका बॉटम है वो रेस दिखता है। आप एक उसमें ऑब्जेक्ट इमर्स करो कुछ भी हाइट का, आप जब उसको वाटर में डालोगे और तब देखोगे तो उसकी हाइट छोटी दिखती है। दिस इज समथिंग डिफरेंट ना, कि ऐसे क्यों होता है, क्या होता है। पर फिजिक्स में खाली इतनी बात से तो काम ही नहीं चलता कि क्यों होता है, वो तो आपको क्वेश्चन देगा इन पर, और क्वेश्चन हमको आने चाहिए। तो मैंने क्या करा कि ये जो सरफेस है ना, इस कॉन्सेप्ट में सरफेस का बड़ा रोल है। ये मैंने पिंक पानी भर दिया ब्लू पानी में, बट ये ब्लू पानी ही है, ठीक है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस से d डिस्टेंस नीचे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर आप लोग हो, ये आपकी आंख बनाई है मैंने, ठीक है, बाकी पूरा शरीर भी है, वही सिर्फ आंख दिखाई है मैंने। आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये लाइट रेज भेजेगा। तो लेट्स से कि इसने एक लाइट रे भेजी, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना, तो जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे चली गई। ध्यान रखना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान लिया है, क्या है, μ1 रुको मैं बताऊंगी ना, तुम भी बता रहे हो। मैम k1 μ1 यहाँ नहीं k1 नहीं, μ2। अब देखो ये d है, मेरे को क्या लगा कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है ना वो कुछ यहां बन रही है, इस जगह, ठीक है। दिस इज दी आई। और मैंने क्या देखा, ये सरफेस से d प्राइम डिस्टेंस नीचे है। समझ में आया? d प्राइम, these distances are supposed to measure from the surface only। अब इस फॉर्मूला को पढ़ने के लिए ना कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैंने आज क्लास लेके गई हूँ, ये क्लास पहले ही खत्म हो जाएगी। अरे बीच में आपने शेड क्यों करा है? शेड नहीं करा, ये ऑब्जेक्ट रेज हो गया। जैसे बॉटम आपको रेज दिखता है, वैसे मुझे ये इमेज रेज दिखी। अभी बताऊंगी कि कैसे आई होगी। फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट डी डेप्थ पर है वो डी प्राइम डेप्थ पे दिखा, ठीक है। और मैंने आपको बोला डी एंड डी प्राइम आर सपोज टू मेजर फ्रॉम द सरफेस ओनली। सिर्फ सरफेस से आपको मेजर करने हैं। अब देखो दूसरी चीज आपके पास आती है, याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैं बोल रही हूँ, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d प्राइम। अब इसमें जो मैंने μ2 और μ1 लिखा है ना, d तो समझ में आ गया, d इज द एक्चुअल डेप्थ, yes ma'am, and d prime is the real depth. Sorry, this is apparent depth and this is real depth, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये मैम μ2 रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने बोला कि होता क्या है कि आपके पास एक पानी है, पानी में ऑब्जेक्ट आपको नीचे दिखा, बिल्कुल नीचे रखा हुआ है आपने बॉटम पर, वो है उसका एक्चुअल डेप्थ, कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट वहां पर है। लेकिन जब आपने ऊपर से देखा तो आपको थोड़ा रेस दिखता है, तो वो जो रेस दिख रहा है सरफेस से, वो जो डेप्थ है दैट इज डी प्राइम, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस आप सरफेस से ही मेजर करोगे। ये जो फॉर्मूला आपको डी और डी प्राइम का वैल्यू देगा, ये हमेशा सरफेस से देगा। ये मैंने आपको बात यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाई कि डी प्राइम आर सपोज टू मेजर फ्रॉम द सरफेस ओनली। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया, अभी हम प्रूव करेंगे कैसे है, बट द फॉर्मूला इज दिस, μ2 by μ1 इज इक्वल्स टू d by d प्राइम, ठीक है। yes ma'am, ये जो μ2 है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ ना ध्यान से, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इस पे दिमाग लगा के सुनना कि μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे जिस मीडियम में से लाइट आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of that medium from which light rays are coming। ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन मैं जो पढ़ूंगी ना वो सिर्फ ये पढ़ूंगी कि μ2 वो वाला मीडियम जिसमें से लाइट रेज आ रही हैं, μ1 वो वाला मीडियम जिसमें लाइट रेज जा रही हैं। आप इसको मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, क्या याद करोगे, बट μ2 में आ, μ1 में जा, μ2 आ, μ1 जा, μ2 आ, μ1 जा, ऐसे मुंह में 2-3 बार रिपीट कर लो और इसको बिल्कुल दिमाग में रखो। जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन का पॉइंट है।
म्यू2 का अपोजिट कर देंगे, म्यू1 हो जाएगा, और म्यू1 का कर देंगे हाँ, तो म्यू2। कैसे भी याद करना है याद कर लो, म्यू2 आ म्यू1 जा, म्यू2 आ म्यू1 जा, व्हाटएवर द थिंग इज, बस आपको दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज अभी बहुत ऑब्वियस लग रही है ना, अभी जब क्वेश्चंस दूंगी तो लैंग्वेज में ऐसा फंसोगे ना कि पता नहीं चलेगा कहाँ से आना है कहाँ से जाना है लाइट रे को। तो इसलिए फिलहाल ऐसे तो याद रखो कि म्यू2 आ और म्यू1 जा, ठीक है। तो जिस मीडियम में से लाइट रेज आ रही है वो म्यू2, जिस मीडियम में जा रही है वो म्यू1। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज कैसे बनी होगी। तो पहले हमने ग्रीन लाइट तो यहाँ पे आपको दिखा दी है जाती हुई, जो कि स्ट्रेट गई है, नॉर्मल इंसिडेंस। आपको पता है नीचे वाटर है ऊपर एयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, राइट? यस। तो जब हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो जाना तो एक्चुअली उसे ऐसे चाहिए था, बट हमने नॉर्मल ड्रॉ किया एंड वी रियलाइज कि भाई मीडियम चेंज हो गया। हाँ, तो वो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। मैम अगर इसको हम जैसे कि म्यू2 अपॉन में म्यू1 लिख रखा है, इसे हम म्यू1 अपॉन में म्यू2 भी लिख सकते हैं। बेटा आप ना इसमें कुछ अभी चेंज करो मत, कर तो आप सकते हो, डी प्राइम बाई डी लिख देना उस चीज को, बट फिलहाल कुछ भी चेंज मत करो, जैसे पढ़ाया जा रहा है इसको वैसे ही समझ लो। ऑप्टिक्स के 2-3 टॉपिक ऐसे है ना, इनको में हमें खुद कुछ होशियारी नहीं करनी है, ठीक है? पढ़ाई वैसे ही लेके जाना है। अब आप ध्यान से देखो, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, आपने उसे एक्सटेंड कर दिया, आई बन गया। पता है मतलब इससे ना, मतलब बुरा मत मानना, ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, ये मतलब आपके भले के लिए है, क्योंकि ना इसमें टॉपिक्स फिर क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे, उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए बोल रही हूँ, है ना? यस मैम। बुरा नहीं मानना किसी चीज का, ठीक है? कोई भी बात आपकी बात को भी बुरा लगता ही नहीं है मैम। ये हंसने क्यों लगती है? कुछ भी क्वेश्चन पूछो, बता नहीं। हंसमुख बच्चे हैं सारे यहाँ पे, हंसमुख जरूरत से ज्यादा। यस मैम। हंसमुख हंसा के पिता थे। क्या क्या याद दिला दिया मेरे को, बताऊंगे चलो कभी फिर। हाँ, तो ये जो नॉर्मल है, देखो नॉर्मल, दिस इज रिफ्रेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बात ध्यान से बताओ, इफ दिस इज नॉर्मल तो दिस इज आल्सो नॉर्मल ना? यस मैम। इसी रिफ्रेक्टेड रे को आपने आगे एक्सटेंड किया, तो क्या मैं इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूं? हाँ मैम। और इसे एंगल ऑफ यस मैम। यस मैम। बढ़िया। फिर मैं यहाँ पे कुछ नाम भी दे देती हूँ, जैसे कि इसे नाम ए दे दूं, इसे बी दे दूं, इस पॉइंट को सी दे दूं, और आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। मैम उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों लिखा हमने? जो भाई सेम ही तो लाइन है, एक लाइन को, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ऐसे ऐसे कट कर रही है, ये भी सेम, ये भी सेम। यस मैम, राइट एंगल मैम मुझे तो ट्रायंगल दिख रहा है ना? साक्षी समझ में आया? यस मैम। हाँ, पहले भाई जो डाउट पूछे ना, एक बार उसका कंफर्मेशन आ जाने दिया करो कि उसको समझ आ गया कि नहीं। मैम थोड़ा ऊपर करने को बोली थी। हाँ, एक बार देखो, आराम से डायग्राम देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल ना दिख रहा हो तो मैं दिखा दूं तुम्हें। मैम ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैम, इसके ऊपर एंगल आर कैसे आएगा? देखो एक तो ये है, अभी बताती हूँ, ठीक है? एक तो ट्रायंगल ये दिख गया। यस मैम। और एक इसी में छोटा ट्रायंगल और है, ये वाला, दिख गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम। अब मैं जरा ये वाली फोटो नीचे और बना दूं ताकि तुम्हें, क्योंकि तुम्हें भी दिख रहा है ना, फिर बात करते हैं, मेरे को भी बात करती हूँ। मैम बार बार मैम डाउट पूछ रहे हैं बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो आएगा तो पूछे। क्या मैम कुछ नहीं। दिस इज आई, दिस इज ओ, ठीक है? ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और ये ए और बी ऐसे मान लो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी डाउट ले रही हूँ, 2 सेकंड रुको तो सही। ज्यादा बड़े बन गए, हटाते हैं। मैम कलर चेंज कर दो, फॉन्ट इतना ही रहने दो, सही है। मैम उसे सी पहले नाम दे रखा आपने, उसको कहाँ चेंज कर रहे हो? मैम चेंज मत। अरे वो वो नीचे ऑब्जेक्ट चेंज मत करो मैम, हमने लिख दिया मैम। मैम चेंज मत करो मैम, बना लिया है बहुत मेहनत से। हाँ, अब एक मिनट रुको, बना रखा है कॉपी में अभी ये वाला डायग्राम। देखो क्या समझ नहीं आया? मैम आपने एक को ऊपर क्यों पहुंचा दिया? अरे वो तो नेमिंग ही तो करी है, कुछ पहुंचाया थोड़ी है, सिर्फ नेमिंग है वो तो।
वैसे तो मत करो। हमारे ने मैंने भी बिगड़ गया ना। बता दो ए बी और सी किस किस पॉइंट को लिया है। सी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, और भी दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। मैम अनम Yes, एक बार उसकी सुन लो। मैम इसकी अनम हाँ नम बोलो बच्चे, जल्दी से। कुछ भी तो नहीं मैम, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। भाई नहीं, ऐसे मत करो, देखो ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला जो मैंने बोला अभी, आ जाइए यहाँ पर। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ओ ए था ये एक्चुअल हाइट थी, है ना, डी डिस्टेंस सरफेस से, और ये जो ओ आई ए आई है ये डी प्राइम है, राइट। यस मैम। मान लीजिए कि ये ए बी एक्स है, ठीक है, सिर्फ मानना है। ये आपको आर दे रखा है, ये आपको आई दे रखा है। एक बात बताओ, अगर मैं आपको इस पॉइंट पे सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने बोलूं तो आप कैसे लगाओगे? म्यू वन के साथ कौन सा एंगल है? आर। हाँ मैम आई 0 है ना। नहीं हम आर होगा ना। बेटा आर है ना, यस मैम आ रहे म्यू वन साइन आर। म्यू टू के साथ कौन सा एंगल है? साइन आई। हाँ आदर्श बोलो, जल्दी से बोलो। डायग्राम में क्या समझ नहीं आया बच्चे? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ग्रीन वाली लाइट अलोंग द नॉर्मल भेज दी, ऑरेंज वाली लाइट एक एंगल पर भेजी, फिर वो रेयर से डेंसर से रेयर जा रहा है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, और फिर उस रे को हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया और इमेज मिल गई हमें। अब उस डायग्राम में से हमने ये ट्राइंगल्स निकाल दिए। बेटा ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, ओ ए बी, और एक ट्राइंगल है आई ए बी, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना आए। फिलहाल हमने स्नेल्स लॉ लगाया एट सरफेस। समझ में आया आदर्श? अभी आदर्श मेरे वाला, फिर एक काम करो, अभी आप ना ये वाली एक्सप्रेशन याद करो, डायग्राम में आपको क्लास के बाद में समझा दूंगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा था। जब मैंने सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया तो ये वाली एक्सप्रेशन मुझे मिलती है क्या? यस मैम। ठीक है। एक बात बताओ, यहां से आप लिख सकते हो ना कि म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आई। बोलो। यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था तो आपको बोला था कि यहाँ पे आप जितनी भी रेस लोगे वो पैराएक्सियल होंगी। यस मैम। तो अगर रेस पैराएक्सियल है इसका मतलब कि ये एंगल्स लगभग लगभग आर और आई के बराबर होंगे, उतने छोटे होंगे, यस मैम। राइट। तो इन ट्राइंगल से tan r और tan i का वैल्यू निकाल लो। tan r होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि x by d प्राइम, यस मैम। and this is equals to r because angles are very small. Similarly, tan i का वैल्यू निकालोगे तो x by d आएगा which is equals to i. बोलिए। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस Okay, फिर आप इस वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू, बेटा आर की जगह आप पुट कर दीजिए x by d प्राइम, और आई की जगह पुट कर दीजिए d by x, मतलब x by d ही पुट करोगे, है ना, x से x कैंसिल आ जाएगा फिर। और आपके पास फॉर्मूला आ गया यहाँ से, मैम बड़ा करके लिख देते हैं। म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू dy यही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और यही मैंने आपको बोला था कि याद रखना, आपको अगर एक्सप्लेनेशन ये सब समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो लिटरली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी, पूछोगे तो बता दूंगी, पर मुझे इस बात से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बस ये एक्सप्रेशन चाहिए कि आपको आती हो। दिस इज आ एंड दिस इज जा। मैम ये डेरिवेशन हमारे काम की है ना, मतलब बिल्कुल, ये डेरिवेशन तो आपको फील देगी आगे के डिस्कशन की, बट अगर इन केस आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बस ये फॉर्मूला आप समझते हो तो मेरे लिए काफी है। हमेशा याद रखना, फिर से बोल रही हूँ, डी और डी प्राइम सरफेस से मेजर करोगे,
हमेशा डी और डी प्राइम सरफेस से मेजर करोगे। μ2 वो रिफ्रैक्टिव मीडियम जिससे लाइट आ रही है, μ1 वो रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसमें लाइट जा रही है। μ2 μ1 का टैग कहीं नहीं लिखा मिलेगा, आपको खुद से निकालना है, खुद से समझना है और खुद से ये चीजें फाइंड आउट करनी है। अगर आपने μ2 μ1 गलत पहचाना तो कोई फायदा नहीं इस फॉर्मूले का, कोई फायदा नहीं इस कॉन्सेप्ट का, बेकार। इसलिए Yes, हमेशा देखना μ2 आ μ1 जा, डी रियल डेप्थ, डी प्राइम एपरेंट डेप्थ सरफेस से मेजर होगा। अगर मैं इतना रिपीट कर रही हूँ तो उसका रीजन ये है कि कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आदर्श, अगर आपको अभी डेरिवेशन या डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल आप एक्सप्रेशन समझ पा रहे हो? कूल आदर्श, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन 3rd है। यहाँ कह रहे हैं कि अपरेंट डेप्थ निकालिए और फिश एज सीन बाय द बर्ड। अब आप हंसोगे, अलग बात है, बट ये ऊपर बर्ड है, नीचे फिश है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, वाटर का 4/3 दे रखा है। बर्ड सरफेस से 36 सेंटीमीटर ऊपर है, फिश 24 सेंटीमीटर नीचे है। आपसे कहा है अपरेंट डेप्थ निकालिए फिश की एज सीन बाय बर्ड। अभी समय हो रहा है 20:04, आप लोग 20:06 तक निकाल दीजिए। हाँ बेटा, हो गया। अच्छा ठीक है, रुको भाई। आदर्श, आप ना मुझे कल सुबह में कॉल कर लेना। सुबह से मेरा मतलब है 3 बजे से। मैं वो सुबह है। मैम 3 बजे उठ जाओ। मैम दोपहर के। मैम उतने बजे तो आप सो रहे होगे पक्का। भाई अगर मेरी मम्मी यहाँ पर होंगी ना तो मेरे को मारती है कि ये तेरी सुबह है। खैर, हो तो गया, बट हो गया? आंसर यस मैम। चलो, समय भी हो गया। मैम हो अब गया। पहले मैं बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आंसर आपका क्या है, यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. यस मैम। अब एक बार ध्यान से सुनो, सारे बच्चे पेन छोड़ के सिर्फ स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे डायरेक्ट। यहाँ पे बोला है apparent depth of fish as seen by bird। अब जिससे भी सीन कर रहे हो वहां खुद को बना लो, यहाँ खुद हो तुम, बर्ड को हटा दो, ठीक है। फिश को देख रहे हो, यानी कि जो लाइट रेज आएंगी वो फिश भेजेगी। तो जो μ2 होगा विच इज योर आ, वो कौन भेज रहा है? फिश भेज रही है, यानी कि 4/3 का वैल्यू होगा μ2। अगर इतना पहचान पा रहे हो तो बात सही है। लाइट रेज कहाँ जाएंगी? आपकी आंख तक जाने वाली हैं, तो μ1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? μ2 by μ1 is equals to d by d प्राइम। मैंने आपको Yes. बताया था, देखो μ2 का वैल्यू पुट कर दो 4/3 into 1। d का वैल्यू, d है जहां पे एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट है, और वो डिस्टेंस आप सरफेस से निकालोगे विच इज 24। d प्राइम आपको कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो फिर। डी प्राइम निकाला, 18 सेंटीमीटर आया, 18। बट लोगों का मन Yes. करेगा कि यही आंसर है और यही पे आप सब गलत हो। Apparent depth of मैम fish मैंने is तो seen by किया है bird। 36 + 24। ये भी ऐड करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखो क्या पूछ रहा है। Apparent depth of fish, कॉन्फिडेंस मेरा, as seen by bird is equals to, भाई 36 45 सेंटीमीटर और ऐड करना है आपको इसमें, यस मैम। मैम समझे? 45 आ जाएगा। 54। मुझे 18 Yes, का ma'am. टेबल 3 तक तो आता है। 18 1 18 18 2 36 18 54 18 4 मैम ये 72। मैंने पहले ही प्लस कर लिया था 36 और 54। हाँ, 36 और 24 24 है। मैम 36 और 24 में पहले प्लस करके कर रहा था, इसलिए वजह से। ना 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 वो मत करो, निगम वो गलती मत करो। सरफेस से मेजर करना है, उतना मेजर करके चलो, सरफेस से कैलकुलेट करो। सरफेस इज दिस, ठीक है। मैंने बोला है कि प्लीज Yes, ma'am. बाकी और जगह तो आप अपनी Yes, ma'am. कलाकारी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर इस फॉर्मूले में मत दिखाइए। हाँ प्रियांशु, मैम इसमें हमने म्यू2 अच्छा कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर मैम। लिया, तो मैम ये 3 into 1 आ गया। उसके बाद में हमने डिवाइड कर दिया, फिर मैम 18 आ गया। 18 में 36 प्लस कर दिया, 54 आ गया।
हाँ, तो मतलब लाइक प्रॉब्लम है इसमें कहीं? अच्छा, तुम रिवाइज कर रहे थे लाइक ऑन करके मेरे को लगा कि कुछ पूछ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन बताओ। बढ़िया है हाँ, चलिए। ये तो है, बस ऊपर मैम सेम तो क्वेश्चन आ गया मैम। अच्छा अच्छा, मैम सेम फिश नहीं मैम अलग है। हाइट फाइंड करनी ये मैं अपोजिट हो गया बस। हाइट ऑफ हाथ बोल के मैम दिखाओ। 68 सेंटीमीटर। मैम 68 सेंटीमीटर। 68। भाई एक बच्चा कितना प्यारा है, अब आ अभी रहा है, क्वेश्चन करा भी नहीं आंसू आ था। जाएंगे मेरे। हाँ तो कोई आंसर मत करो ना, तुम्हें क्या लग रहा है साक्षी सबका सही है? ऐसा नहीं है, मैम तुम अभी अपना करो। देने दो 8:09 हो रहा है, 8 to 10 तक कर लो फटाफट से, जल्दी हाथ चलाओ। मैम आपने कहा था कि जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, जिस रफ्तार से आपने ऐसा मुझे करवाया। लग रहा था ऐसा मुझे मैम मत बताया करो फिर आपको लग रहा हो तो। तुम्हारे वो क्या हो जाता है, ये हो मैम जाएगा हो जाएगा। मैम ये मैम किसी और क्लास चलती है मैम, खुशबू मैम की क्लास है नेक्स्ट, उनमें जल्दी जाना पड़ता है। यस मैम। मैम ये तो राज सर वाला सीन हो गया। राज सर हमेशा बोलते हैं कि ना टाइम से पहले छुट्टी कर देंगे, और मैम पता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। मैम सर ना 15 मिनट लेट ही छोड़ते थे हमें। यस, पर देखो मैम मैम 72 क्या? मैम ये बोलते गुड बोलते इतना भावना। रुकती क्यों है? गुंजन तुम चुप हो जाओ। मैम सही है क्या? यस भावना, देखो मैं फटाफट से बता रही हूँ। फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल्स टू डी बाय डी प्राइम। जो बच्चा इसको याद कर रहा है मेरे थ्रू, वो इसको आ और जा जरूर लिखेगा, ठीक है? बोर्ड में मत लिखाना वरना टीचर हंसेगा। अब म्यू2 का मतलब क्या है? जहां से लाइट रे आ रही है। अब आ रही है का मतलब मैम 52 होगा या 51 होगा? अभी देखेंगे अभी देखो ना। मैंने हमेशा बोला कि एज सीन बाय फिश, अब फिश की जगह आप खड़े हो जाओ, ठीक है? अब आपको क्या लगेगा कि आप अब मतलब आप देख रहे हो तो बर्ड से लाइट आएगी, तो बर्ड से लाइट आएगी मतलब म्यू2 1 हो जाएगा और म्यू म्यू1 वन 4/3 पहले हो आएगा। जाएगा। अब आप हाँ इसको मैम। पुट करो तो 1/4 इंटू 3। अब इसका रियल डेप्थ कितना है? सरफेस से 36 ऊपर है तो 36 लिख दो डी प्राइम। 3 से कट करेंगे 1 2 और डी प्राइम आ जाएगा 48 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। बट अगेन दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि मुझे बताना है apparent height of bird as seen by fish, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 48 और प्लस का 24, 8 और 4 12, 4 2 6 1 72 सेंटीमीटर। 72 खाली 48 पे आंसर नहीं करना है, यहाँ तक जाना है। चले आगे। यस मैम। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रुको जरा। बाय मैम। अरे रुको भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। बाय क्या? अभी तो मेरे समय पूरा मैम नहीं हुआ। लास्ट है, मैम लास्ट ही। नहीं एक चीज और है, बस एक चीज और है, वो जल्दी मैम 10 कल मिनट करा में करा लेते। दूंगी अगर तुम इसे जल्दी कर लोगे फटाफट से। 8:30 केमिस्ट्री की। रुको जरा अच्छा, सब्र 8:30 करो, मैं बजे। ऐसे बोलना चाह रही हूँ। 8:30 बजे है ना, मतलब मैं मैम अरे 8:30 मैम बजे बोल 5-10 मिनट पहले ज्वाइन करनी पड़ती है मैम। मैम जो वो आपने अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो वो अभी वाला क्लास छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। ये रिकॉर्डिंग देख लेना, वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है? मैं मैम करा जो रही हूँ। लास्ट हाँ क्वेश्चन कराया उसमें आपने वो बर्ड बना रखी थी। हंसना नहीं है, नहीं मुझे सीरियस लगा है मैम actually। आप उसे वी बना रहे हो। मैम बताओ, गुंजन ने अभी कैच किया है वो चीज। देखो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, आंख पहले सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, दोनों सरफेस के बीच में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और दूसरे सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे ऑब्जेक्ट है। आपको क्या दे रखा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपसे पूछा है फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय द आई, ठीक है? और मैम आपसे 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है ना, तभी दे जो वैल्यू लिखी है। अच्छा वो वैल्यू तो नहीं, ऑप्शन वो है। आपसे ऑप्शन पूछ रहा है। मैम 1 मिनट और दे रही हूँ, 8:14 तक अगर आप सॉल्व कर पाए तो दैट्स गुड, अदरवाइज फिर मैं कराती हूँ। हम कर रहे हैं। हाँ हाँ कोई नहीं, करो करो, कोई इशू नहीं है। मैम ऑप्शन लिखिए चैट। आंसर बताए।
एग्जैक्टली तुषार। डन मैम, हो गया। हाँ बोलो क्या आ रहा है? मैम 30 सेंटीमीटर। 30 आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है। पक्का? यस मैम, सी मैम चलिए सही है अब मैम। बच्चों इधर आओ। नहीं नहीं ऐसे कैसे सही हो जाएगा? अब इधर आओ। अब आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली यू हैव टू सरफेसेस, ठीक है? फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है। एक बात बताओ, अगर मुझे तो एक सरफेस को डील करना आता है, तो क्यों ना मैं ऐसे करूं, सबसे पहले एक सरफेस को डील करूं, वो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसे अपना इनिशियल कंडीशन सेकंड सरफेस के लिए मान लूं। जैसे कि मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में बताती थी कि पहले मिरर ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, है ना? यस मैम। यस। तो उस हिसाब से बच्चे एक बात बताओ, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट सरफेस के लिए, अब याद रखना मैं सिर्फ इस सरफेस को कंसीडर कर रही हूं फॉर सरफेस 1 ओनली, ठीक है? सरफेस 1 के लिए बेटा आप लगाइए अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला, यानी कि μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d प्राइम, μ2 आ और μ1 जा, ठीक है? यस मैम। ऑब्जेक्ट से लाइट आने वाली है, यानी कि μ2 कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? और μ1 हो जाएगा वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, यानी कि 3/2। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि μ1 का वैल्यू 3/2 है और μ2 का वैल्यू 1 है। इस हिसाब से आपके पास आंसर आ गया ये। बेटा रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी इसकी? सरफेस से कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर है ना? इस वाले सरफेस से 10 सेंटीमीटर दूर है ना? यस मैम। हाँ यस। yes, चलिए मैम। यहाँ से आप डी प्राइम का वैल्यू निकालिए, तो डी प्राइम का वैल्यू आ रहा है 15 3 सेंटीमीटर। अब 50 प्राइम का मतलब क्या है कि इस सरफेस से 15 सेंटीमीटर, इस सरफेस से 15 सेंटीमीटर है इमेज, यानी कि ये जो आपका सरफेस फर्स्ट था ना, वो इमेज को आई प्राइम का बनाता। अब मैंने उसका इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, हटा देती हूँ सरफेस 1। अब आप सरफेस 2 को डील कीजिए। तो जब आप सरफेस 2 को डील करोगे, अब अगेन याद रखो फॉर्मूला क्या है? μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d प्राइम, और इसमें सिंपल सी एक बात है कि μ2 का मतलब है आ, मतलब μ2 आ और μ1 जा, ठीक है? अब बेटा एक बात बताओ, इस सरफेस सेकंड के लिए यहां से ऐसे लाइट रेज आ रही है ना, मतलब आज मैंने 1 हटा दी तो 3/2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा, तो मतलब μ2 क्या हो जाएगा? 3/2। समझ में आया? μ2 हो जाएगा 3/2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रख दो μ2 का वैल्यू 3/2, μ1 का वैल्यू 1। अब वैल्यू निकालें डी की। तो एक बात बताइए, सरफेस से आप क्या डिस्टेंस लोगे डी का? मुझे क्या बताओगे रियल डेप्थ? 20 सेंटीमीटर। 25 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो गया, अब तो आई प्राइम की कहानी है, और इस सरफेस से वो 30 सेंटीमीटर नीचे 30 में है ना? 15 ये और 15 ये, समझे? हाँ मैम। मैम यस, 30 ये सेंटीमीटर देखो मैंने आएगी। कहा था ना। हाँ, बस इस फॉर्मूले में यही चीजें आप समझ गए तो बात बन जाएगी। आप यहाँ पे पुट कर दो 3/2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई डी प्राइम। आपको डी प्राइम का वैल्यू निकालना है ना, सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। तो डी प्राइम आ गया 20 सेंटीमीटर। अब अगेन ये 20 सेंटीमीटर कहाँ से आया बताओ? कहाँ से सही से जोर से बोलो। सरफेस 2 से सरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे आया, यानी कि कहीं यहाँ पर बन गया होगा आई फाइनल, ठीक है? अब मुझे तो क्या चाहिए था कि आंख कहाँ देख पाएगी उसे, तो आंख तो खुद सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 20 40 पे और 20 ये, बिल्कुल समझ में आया? यस मैम। अपरेंट डेप्थ बाय दिखा दे। आई, 1 मिनट दिखा रही हूँ। तो 20 प्लस डी प्राइम, ठीक है, यानी कि 20 प्लस 20 विच इज 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। और अभी स्लाइड में दिखा रही हूँ बेटा, अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है? मैं बस आपको एक टॉपिक और करा दूं। हाँ जी बेटा। इसका सीधा आंसर भी तो हो सकता था कि आप उसकी आंख फोड़ दो, देख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो
इसी टॉपिक पे बेस्ड, आपके रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पे बेस्ड, ये आपके सामने एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसका फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। एक बार बस उसी पे देख लो कि कैसे बनने वाला है। मैंने देखो एक ग्लास स्लैब रखी हुई, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रखा है, जिसका थिकनेस आपको टी दे रखा है, यहाँ पर आंख है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट रखा है। हाँ भाई आंख भी बतानी जरूरी है ना। अब ऑब्जेक्ट ने क्या करा, फर्स्ट सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करी फर्स्ट सरफेस पे। अब बेटा क्या होगा, आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ओरिजिनल पाथ ड्रॉ करोगे, राइट? यस मैम। अब ओरिजिनल पाथ जब आप ड्रॉ करोगे, आपको पता है आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गए इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से पीछे एक्सटेंड कर दो। यहां पर आपकी पहली इमेज बनी, लेट्स से आई प्राइम। फिर आपने क्या देखा कि भाई ये तो दूसरे सरफेस पे लड़ रही है, फिर आपने वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना। लो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मुझे पता है कि ये तो मतलब लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी ना। यस मैम। इस तरीके से कुछ जाएगी। मैंने इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड किया और देखो ये फाइनल इमेज यहां बन गई। तो हुआ क्या, ये चीज आपने देखी भी होगी कि जब आप एक ग्लास के टुकड़े से किसी पेपर को देखो तो उसमें थोड़ा सा रेज दिखता है, थोड़ी सी शिफ्ट दिखती है। वो शिफ्ट का रीजन ये है, ये जो शिफ्ट आई ये इस ग्लास स्लैब के डबल रिफ्रैक्शन की वजह से आई। समझ में आया? हमको ये शिफ्ट निकालनी है कि शिफ्ट क्या है। तो इस शिफ्ट का बेटा फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू T 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो 1 लिया है, ये 1 इसीलिए लिया है क्योंकि मोस्टली केसेस में यहाँ पर आपको एयर मिलेगी, यहाँ पे एयर मिलेगी और ये ग्लास आ जाएगा, तो ग्लास का आ गया। अदरवाइज आप यहाँ पे म्यू ऑफ 1 मीडियम भी लिख सकते हो या म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको, म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। एक बार इसको कैलकुलेट कर लें। यस मैम। ठीक है, आप ना ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है ये स्लैब से x डिस्टेंस दूर प्लेस्ड है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लैब से x डिस्टेंस दूर प्लेस्ड है। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, जिसमें सबसे पहली बार यहाँ पे क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था, यहाँ पर हम काम कर लेते हैं एट सरफेस 1। ठीक है, एट सरफेस 1 आप यहाँ पे यूज कीजिए μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d प्राइम। बेटा याद रखना μ2 क्या है, आ, और μ1 जा म्यू। तो μ2 वो वाला मीडियम है जिसमें से लाइट रेज आ रही है, तो आई थिंक एयर में से आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो μ2 हो जाएगा 1 और बेटा μ1 हो जाएगा म्यू, है ना। आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 बाय म्यू। अब एक बात बताइए, रियल डेप्थ क्या हो जाएगी कि इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो आई गेस x डिस्टेंस दूर है। यस मैम। है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप x रख दीजिए और d प्राइम का वैल्यू आपको चाहिए। तो यहां से बेटा आपके पास आ गया d प्राइम इज इक्वल्स टू म्यू x। अब d प्राइम क्या हो जाएगा इसके लिए, क्या ये i प्राइम वाला डिस्टेंस नहीं हो जाएगा? यस मैम। है ना, सरफेस से कितनी दूर इमेज बनी है, फर्स्ट सरफेस ने ये काम किया था। अब आप यही सारा कैलकुलेशन कहाँ निकालोगे, सरफेस 2 पर निकालोगे। ठीक है, आ जाओ सरफेस 2 पर, फटाफट से निकालते हैं। एट सरफेस 2 अगेन आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है, μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d प्राइम। μ2 क्या हो जाएगा, आ, और μ1 हो जाएगा जा। ठीक है, μ2 कहां से आ रहा है, इस बार ध्यान रखना ग्लास से लाइट रे आ रही है और जा कहां रही है, एयर में जा रही है। ठीक है, अब इसके लिए रियल डेप्थ कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना सरफेस 2 के लिए रियल डेप्थ आपका आई प्राइम जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई है वो हो जाएगा इसके लिए रियल डेप्थ, यानी कि t प्लस म्यू एक्स। टी तो थिकनेस हो गई और म्यू एक्स डिस्टेंस हो गया। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, बस आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास म्यू इज इक्वल्स टू टी प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय डी प्राइम
और यहाँ से डी प्राइम का वैल्यू आ गया आपके पास t प्लस म्यू एक्स बाय म्यू। ठीक है बेटा, ये फाइनल इमेज का और इतना डिस्टेंस आपके पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे तो ये चाहिए नहीं था ना, मुझे तो शिफ्ट चाहिए थी। अब शिफ्ट भी निकल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। एक बार बताओ, शिफ्ट निकालने के लिए मैं क्या करूं? अगर इस डिस्टेंस को मैं a मान लूं तो सिंपल सी चीज है ना कि शिफ्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, बस ये वाला पॉइंट है और बाकी सब आप कर लोगे। शिफ्ट निकालने के लिए सिंपल सी चीज है कि मैं a o से क्या माइनस कर दूं? a i f माइनस कर दूं। ये सुनो, दिख रहा है? a o से a i f माइनस कर दूं तो शिफ्ट आ जाएगी। अब o a तो क्या है आपका x है, i f आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकाले? तो बेटा आपने अभी खुद तो कैलकुलेट किया कि ये कितना डिस्टेंस है b से i f, जो भी आपने d प्राइम निकाला था इस सरफेस के लिए, ये तो है ना, बस उसमें से t माइनस करना है। आ जाओ नीचे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट है, यू कैन लीव आफ्टर इट। शिफ्ट इज इक्वल्स टू x माइनस, यहाँ पर आ जाइए, ये अभी आपने डिस्टेंस निकाला t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू, माइनस कर दीजिए t से। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा x माइनस टी बाई म्यू प्लस x माइनस टी। बेटा बाहर x प्लस का इधर ये माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा t माइनस टी बाई म्यू एंड दिस इज s। यहाँ से आपने t कॉमन लिया, देखो 1 माइनस 1 बाई म्यू आ गया ना, बस काम हो गया। यस मैम। थैंक यू सो मच। दिस इज द शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। ये 2 होमवर्क है, अगर आप कर पाओ तो इनको कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क शिफ्ट ही कैलकुलेट करनी है तुम्हें। ओके मैम। PDF सेंड। थैंक यू सो मच।